चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 18 ऑफ इंडियन पीनल कोड। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग डील कर रहे थे चैप्टर नंबर 17, जहाँ पे हम लोगों ने थेफ्ट पढ़ा, एक्सटॉर्शन पढ़ा, रॉबरी पढ़ा, डकैती पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पढ़ा, स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है वो पढ़ा, चीटिंग, मिसचीफ के ऑफेंसेस हम लोगों ने कवर करे। एंड हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये सब कुछ पढ़ा और हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 17 जो है उसको कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अब जब हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है तो लेट अस टेक अ स्टेप अहेड एंड लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 18 जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। तो कोई भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो चैप्टर नंबर 18 उसके बारे में बात करता है। हमें क्या पढ़ना है कि फॉर्जरी क्या होती है, अगर आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो तो क्या होता है, अगर आप एक फैब्रिकेट करते हो डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी रिकॉर्ड में आप हेराफेरी करते हो, उनकी एंट्री में हेरफेर करते हो, या फिर आप किसी के कोर्ट रिकॉर्ड में या फिर किसी पब्लिक रजिस्टर में आप कोई एंट्री हेराफेरी करते हो, फॉर्जरी करते हो क्योंकि आपको चीटिंग करनी है, या फिर आप फॉर्जरी करते हो क्योंकि आपको किसी की रेपुटेशन को हार्म करना है, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ फॉर्जरी करते हो, इस फॉर्ज डॉक्यूमेंट को, इस मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट को आप एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हो। अगर आप क्या कर रहे हो, फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो किसी भी अकाउंट्स की, तो क्या होगा वो सब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अपनी स्टेट जुडिशरी का पीटी या फिर मेंस का पेपर लिखने वाले हो तो ये वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला चैप्टर इग्नोर कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या ध्यान में रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कब फॉर्जरी हो रही है, ठीक है, वो क्या, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो हमें पढ़ना जरूरी है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो और आप लीगल एप्टीट्यूड का पेपर देने वाले हो तो जैसे आपको पता है कि आपकी करंट लीगल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है बड़े बड़े पैसेजेस को देके, बट जब तक यही समझ नहीं आएगा कि फॉर्जरी का मतलब क्या है, किसी डॉक्यूमेंट को, फॉल्स डॉक्यूमेंट को मैन्युफैक्चर करने का मतलब क्या है, तो आप उन बड़े पैसेजेस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के आप देख लो, आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप सबके लिए बहुत रेलेवेंट है। और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो जो लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट्स में जाके, तो आपके सामने कई बार ऐसी चीज होगी जहां पे आपको फॉर्जरी की कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। आपके सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा जो आप देखोगे कि वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो क्या है, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, वो क्रिएट किया गया है, कोई डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करी गई है, एंट्री में हेराफेरी करी गई है। तो आपको अपना फाउंडेशन, आपको अपना बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है जब आप अपना लॉ का जो करियर है उसकी शुरुआत करने वाले हो। और यही हमारा एम है, यही हमारा मोटिव है इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से कि हम लोग आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, आपकी जो नींव है उसको मजबूत करें। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर 18 के आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, क्या होता है एक फॉल्स डॉक्यूमेंट वो समझेंगे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर्जरी, फॉर्जरी लॉ इंडिया में क्या है, स्कोप क्या है सेक्शन 463 का, 464 का और 465 का ऑफ इंडियन पीनल कोड, और क्या मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो या फिर कोई फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहे हो। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल हर एक चीज तो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई है। तो जैसे पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, अब ई रिकॉर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, सिमिलरली एट द सेम पैरेलल्स आपको ये भी पढ़ना जरूरी है कि अगर आप फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहे हो तो क्या होगा, अगर आप अटेस्टेशन कर रहे हो जो कि अपने आप में फॉर्जरी को अमाउंट करती है तो क्या होगा, अगर आप एक एंटी डेटिंग डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो हम क्या पनिशमेंट होगी वो पढ़ेंगे, अगर आप कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हो, अथॉरिटी के बिना कर रहे हो तो क्या होगा,
अगर आप फ्रॉडुलेंट ऑल्ट्रेशन कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट में, एक एग्जाम्पल के तरीके से अगर आप एक एफआईआर के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स को हेरफेर कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो क्या होगा? उसके बाद आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि अगर आप एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर्जरी में हम पढ़ेंगे कि अगर फॉर्जरी आप कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ हार्मिंग समवन्स रेप्यूटेशन, या फिर आप फॉर्जरी कर रहे हो क्योंकि आप क्या करना चाहते हो? चीटिंग का ऑफेंस करना चाहते हो, तो क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो किसी कोर्ट रिकॉर्ड के साथ या फिर किसी पब्लिक रजिस्टर के साथ, उस डॉक्यूमेंट में हेरफेर कर रहे हो, तो क्या होगा? पनिशमेंट क्या होगी वो पढ़ेंगे। स्कोप देखेंगे, सेक्शन 466 का क्या है, 467 का क्या है, 468 का क्या है, और खूब सारे केस लॉस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? अगर आप कोई काउंटरफीट सील बनाते हो और आपकी इंटेंशन है कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हो? फॉर्जरी करना चाहते हो। अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन करते हो या डिस्ट्रक्शन करते हो किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, विल की, तो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट में फॉल्सिफिकेशन करते हो, अकाउंट्स में हेराफेरी करते हो, सेक्शन 477A इसके बारे में बात करता है, वो भी हम आज पढ़ेंगे। तो इन टॉपिक्स को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये ना सोचें कि आप बोर हो जाओगे। मेरा एम यही रहेगा कि मैं आपको खूब सारे एग्जांपल्स दूं, केस लॉस के माध्यम से आपको ये पढ़ाऊं, और जो ये मोटे मोटे सेक्शंस हैं उनको आपको इजी फॉर्म में, आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करूं। तो एक बार जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनको समझ लीजिए। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट्स को ध्यान रखना है और आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है? कि जिस भी चीज में आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी बात, कैसे कर रहे हो एक्सप्रेस? लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, या फिर किसी और तरीके से आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन क्या है कि इसको रिकॉर्ड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट होता है। अब आप लोगों को पता है कि आईपीसी में भी हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हैं, तो वो क्या कहता है? आईपीसी के अंदर डॉक्यूमेंट सेक्शन 29 के अंदर है। ये हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, वहां हमने बात किया था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी बात, आपकी जो भी बात है आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, किसके माध्यम से? लेटर्स के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से, और आपकी इंटेंशन क्या है कि इसको इस्तेमाल किया जाए एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, एज अ मैटर ऑफ एविडेंस। ठीक है, सेक्शन 29A आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में भी बात करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 29A टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्योंकि अब सिर्फ फॉर्जरी आपके डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती है, फॉर्जरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी होती है। तो जब हम पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 डॉक्यूमेंट बताता है, आईपीसी में सेक्शन 29 बताता है, तो साथ ही साथ आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताता है सेक्शन 29A। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि जो हम जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ये दो चीजों के बारे में बात करता है। ये बात करता है चैप्टर नंबर हमारा 18, जो कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है और रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अब आपको फॉर्जरी का जब हम बात कर रहे हैं, 463 सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फॉर्जरी को समझना जरूरी है। एक बार इस फ्लो चार्ट को समझ लो, उसके बाद डिटेल में मेरे साथ एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझ लेना, एंड उसके बाद बस इस जो फ्लो चार्ट की फोटो क्लिक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट आप लोग को हेल्प हो जाए। तो फॉर्जरी क्या होती है कि आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी या फिर आपकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, और आप क्या कर रहे हो? आप बना रहे हो, साइन कर रहे हो या सील कर रहे हो, या फिर कोई ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हो जब आपके पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, या फिर आप ऐसा किसी और इंसान को करवा रहे हो, बेसिकली आप किसी और इंसान को मजबूर कर रहे हो कि वो ऐसी चीज करे, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो। फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट 464 के अंदर दिया हुआ है, तो सेक्शन 464 डील्स विद मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कर रहे हो? कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, या तो आप एक झूठा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, साइन कर रहे हो या सील कर रहे हो, या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है आपके सामने, आप उसके अंदर हेरफेर कर रहे हो, ऑल्टरेशन कर रहे हो जब आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, या फिर आप किसी और बंदे से ऐसी चीज कराते हो और आपका जो दिमाग था वो खुराफाती दिमाग था,
डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी, तो आप कर रहे हो मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट और आप फॉर्जरी का ऑफेंस कर रहे हो विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 463। अब क्या देखना है कि आपका जो मेंजरिया था, आपका जो गिल्टी माइंड था, वो एक्चुअली में क्या था कि आप सामने वाले इंसान को डैमेज कॉज करना चाहते थे या इंजरी कॉज करना चाहते थे। अब आप पूछोगे कि मैम ये सामने वाला इंसान कौन है, तो सामने वाला इंसान पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर आप इस फॉर्जरी के कारण आप इस झूठे डॉक्यूमेंट को बना के कोई एक क्लेम है जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हो, क्लेम को या टाइटल को आप सपोर्ट करना चाहते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम एक कोर्ट केस के अंदर एक झूठा डॉक्यूमेंट को लेके आ रहे हैं, एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट को लेके आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो भी बात आपने क्लेम करी है कोर्ट में, आप उसको सपोर्ट करने के लिए एक झूठी डॉक्यूमेंट को लेके आ रहे हो। अगर आप एक झूठी रिसीट बनाते हो तो वो अपने आप में क्या है, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जो झूठा है, जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो फैब्रिकेटेड है, और आपकी इंटेंशन ये है कि आप सामने वाले बंदे को चाहते हो कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उससे पार्ट अवे कर दे, बेसिकली उसको वो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ जाए। तो सोचो अगर आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स को, झूठे प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाते हो जिससे कि जो एक्चुअल ओनर है उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ जाए, तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। या फिर आपकी इंटेंशन ये है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ और आप उस बंदे के साथ फ्रॉड कमिट कर दो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो ऑफ फॉर्जरी। तो ये 4 तरीके के आपके मेंजरियां हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और आप कर क्या रहे हो, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर रहे हो, और आपका मेंजरिया ये सब कुछ है। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट मेंजरिया होना इज अ साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब क्या समझना है, 465 के अंदर पनिशमेंट दी गई है फॉर्जरी की, जो कितनी है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अब हम फॉर्जरी का एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये फ्लो चार्ट को ध्यान रखना है। तो कोई भी बंदा अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट को बनाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाता है और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो सामने वाले को डैमेज कॉज करना चाहता है, इंजरी कॉज करना चाहता है, और ये सामने वाला कौन है, पब्लिक है या फिर पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है ऑफ फॉर्जरी, ठीक है। तो फॉर्जरी बेसिकली क्या हो रहा है, आप एक स्कीम बना रहे हो, आप एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, आप एक खुराफाती आइडिया बना रहे हो जहां पे आप सामने वाले इंसान को मिसलीड करना चाहते हो, आप उसको धोखे में रखना चाहते हो और उसको एक झूठी बात का विश्वास दिलाना चाहते हो। क्योंकि जब आप ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक बात बना रिकॉर्ड बना रहे हो, तो आप इस झूठी बात पे उसको बिलीव कराना चाहते हो, आप इस इनएक्यूरेसी पे उसको बिलीव कराना चाहते हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी, ठीक है। अब क्या समझना है कि 463 में सबसे पहले क्या दिया गया है कि सबसे पहले अगर कोई भी बंदा एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है और उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन है डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉडुलेंटली, और वो क्या करता है, वो साइन करता है, सील करता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कोई भी एग्जीक्यूशन के अंदर कोई भी मार्क इंडिकेट करता है जिससे उसकी इंटेंशन ये है कि आप बिलीव कर लो कि ये एक्चुअली में एक सच्चा डॉक्यूमेंट है, ये एक्चुअली में एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, जबकि उसको पता है कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। आप ऐसे एग्जीक्यूट कराए कि जो बंदा उसको देख रहा है, जिसको वो डिफ्रॉड करना चाहता है, वो ये बिलीव कर ले कि एक्चुअली में जिस बंदे के पास अथॉरिटी थी उसी ने इसको साइन या सील करा है, उसी ने इसको क्या करा है, एग्जीक्यूट किया है, जबकि उसको पता है कि उसने उसको साइन या सील या एग्जीक्यूट नहीं किया है। तब भी वो ये चीज कर रहा है, क्यों, कैसे कर रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है ऑफ फॉर्जरी। सेकेंडली, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर हेर फेर करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है उसको जब उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है, उसका खुराफाती माइंड क्या था, डिसऑनेस्ट था, फ्रॉडुलेंट था, और वो क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर उथल पुथल करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो अपने आप को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी ऑल्टरेशन कर रहा है, तो ही इज डूइंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। थर्डली, वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी और बंदे को मजबूर करता है कि वो साइन करे, सील करे, एग्जीक्यूट करे, या फिर रिकंस्ट्रक्ट करे, या फिर क्या करे, ऑल्टरेशन करे, ठीक है, नोइंग दैट सच पर्सन बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंटॉक्सिकेशन, उसको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहा है,
क्योंकि जब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है और इंटॉक्सिकेशन होता है, तो जैसे हम लोग जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ चुके हैं, जो सामने वाला बंदा होता है जो ये चीज को सफर कर रहा है, ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस ही इज डूइंग एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या रेपरकशंस होंगे। तो अगर वो ऐसे किसी इंसान से करा रहा है जिसको ये नहीं पता कि एक्चुअली में इसका रेपरकशन क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। ठीक है, इलस्ट्रेशन लिखते हैं। एक्स जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिखता है अपॉन बी फॉर रुपीज 10,000 रुपीज रिटन बाय जेड। एक्स इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड बी एड्स अ साइफर टू द 10,000 एंड मेक्स द सम ऑफ 1,00,000 रुपए। 10,000 को एक जीरो ऐड करके 1,00,000 रुपए का अमाउंट बना देता है। और इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मेंस रिया है कि इट मे बी डिलीवर्ड बाय बी दैट जेड सो रोट द लेटर, ए हैज कमिटेड फॉर्जरी। तो बेसिकली वो ऐसा एक जो डॉक्यूमेंट था, ऑलरेडी मेड अप डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर हेरफेर करता है, ऑल्टरेशन करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, और उसकी इंटेंशन क्या थी, खुराफाती इंटेंशन थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, तो वो कर रहा है ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। ठीक है, सेकंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है एक चेक को पिकअप करता है एक बैंकर से जिन्होंने साइन किया गया है बाय हिमांशु, और उस चेक पे क्या लिखा हुआ है, इट इज पेएबल टू द बेयरर बट विदाउट एनी सम हैविंग बीन इंसर्टेड इन द चेक। उस चेक के ऊपर कोई भी पैसे का अमाउंट नहीं लिखा हुआ। ए फ्रॉडुलेंटली उसमें 10,000 रुपए का अमाउंट लिख देता है जबकि ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू दैट अमाउंट। तो वो क्या कर रहा है, वो ऑफेंस कर रहा है ऑफ फॉर्जरी। ठीक है, तो बेसिकली जब आप बेसिस देखोगे, आप देखोगे कि फॉर्जरी कब हो रही है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपकी क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए थी, आपका मेंस रिया होना चाहिए था कि आप सामने वाले इंसान को डैमेज कॉज करना चाहते हो, इंजरी कॉज करना चाहते हो, और आप सामने वाले इंसान को रॉन्गफुल लॉस कॉज करना चाहते हो। इसी इंटेंशन से आपने ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया, और आप क्या करोगे, आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आप उसको डिसीव कर रहे हो, आप उसको किसी झूठी चीज पे बिलीव करा रहे हो। तो मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट अपने आप में आईपीसी के अंदर पनिशेबल नहीं है, बट आपको क्या देखना है, जब आप इस फॉल्स डॉक्यूमेंट को बना के इसका इस्तेमाल करते हो और सामने वाले इंसान को धोखा देते हो, वो अपने आप में पनिशेबल है, जो हम आने वाले सेक्शंस में भी देखेंगे। तो बेसिकली फॉर्जरी का क्या मतलब हो गया, अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में देखो तो फॉर्जरी का मतलब हो गया, अगर आप एक झूठा डॉक्यूमेंट बनाते हो या फिर आप एक साइन करते हो, सील करते हो, और आपकी जो इंटेंशन है वो है कि आप सामने वाले इंसान को धोखा देना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑफेंस कर रहे हो फॉर्जरी का। और बेसिकली आपकी इंटेंशन क्या थी कि आप धोखा देना चाहते हो, मतलब आप उसके साथ फ्रॉड करना चाहते हो। कभी कभी फॉर्जरी ऐसे भी होती है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसना चाहते हो और आप सामने वाले का फायदा उठाना चाहते हो, आप किसी लीगल सर्टिफिकेट को बना रहे हो, फॉल्स सर्टिफिकेट बना रहे हो, और चाहते हो कि सामने वाले इंसान को नौकरी मिल जाए या फिर कोई फायदा हो जाए इस फॉल्स सर्टिफिकेट से, तो वो भी अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट, डेटा या डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज को फॉर्ज किया जा सकता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो या हिस्टोरिकल पेपर हो, आर्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सर्टिफिकेट हो या लाइसेंस हो, आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो, इनमें से किसी को भी फॉर्ज करा जा सकता है, किसी का भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। बट क्या समझना है, कंज्यूमर गुड हो या फिर करेंसी हो, दे कैन ऑल्सो बी फॉर्ज, बट जो ये क्राइम है ये अपने आप में काउंटरफीटिंग में आता है। जब हम कंज्यूमर गुड्स की फॉर्जरी करते हैं या फिर करेंसी की फॉर्जरी करते हैं, तो ये अपने आप में कहाँ आता है, काउंटरफीटिंग में आता है, और इसको हम लोग फॉर्जरी में नहीं पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, ये हम लोग सेक्शन 28 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो कि काउंटरफीट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब क्या देखना है कि बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं फॉर्जरी के। तो बेसिक एलिमेंट है, सबसे पहला आप सामने वाले इंसान को डिसीव करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन है कि सामने वाला इंसान धोखे में आ जाए, उसको धोखा लग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वर्क ऑफ आर्ट है, आप उसको कॉपी करते हो, और तो वो अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, बट अगर आप उसको ऐसे बेच रहे हो कि वो ओरिजिनल है, तो वो अपने आप में क्राइम है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा आजकल हर एक डिजाइनर के जो कपड़े होते हैं उनकी फर्स्ट कॉपी भी मिलती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो सभ्यसाची का लहंगा अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है 2-3 लाख रुपए से। ठीक है, 2-3 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। अब कोई बंदा सभ्यसाची का जो लहंगा है
उसको कॉपी कर लेता है, ठीक है। उसको कॉपी करके अगर वो बेच रहा है तो वो कोई अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बट अगर वो ये बोल रहा है कि ये सब्यसाची का ही है, इसके ऊपर सब्यसाची का जो उसका टैग है उसको भी कॉपी कर लेता है, और वो आपको धोखे में रख रहा है कि वो एक्चुअली में आपको सब्यसाची का लहंगा 10,000 रुपए में दे रहा है, जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो ये अपने आप में क्या हो रहा है, ये आपको डिसीव कर रहा है, डिसेप्शन कर रहा है, आपको क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है। तो डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि आप जब सामने वाले इंसान को, आपकी इंटेंशन है खुराफाती, आपकी इंटेंशन है क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंट के सामने अगर आप सामने वाले को धोखा दे रहे हो तो आप उसको डिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी आर्ट ऑफ वर्क हो, अगर आप उसका रेप्लिकेशन करते हो, अगर आप उसका सिमिलर कॉपी बनाते हो, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, वो अपने आप में क्राइम नहीं है। बट अगर आप उसको बेच रहे हो और यही दिखा रहे हो कि ये ओरिजिनल माल है, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंसेस है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, कभी कभी फेक डॉक्यूमेंट बनाना, फेक डॉक्यूमेंट बनाना या फिर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाना भी फॉर्जरी के अंदर आता है। जैसे कि फोटोकॉपी ऑफ अ पर्सन सिग्नेचर एंड देन आर्टिफिशियली अगर आप उसको किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा रहे हो उस बंदे की नॉलेज के बिना, उसके कंसेंट के बिना, तो आप क्या कर रहे हो, फॉर्जरी कर रहे हो। अब बेसिकली मेरा सिग्नेचर है, आई हैव द लॉफुल अथॉरिटी टू यूज माई सिग्नेचर, ओके, टुमारो इफ आई गिव यू द अथॉरिटी कि आप मेरा सिग्नेचर इस्तेमाल कर सकते हो, देन इट इज स्टिल फाइन। बट अगर आप मेरा सिग्नेचर इस्तेमाल कर रहे हो मेरे कंसेंट के बिना, मेरी नॉलेज के बिना, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट, जो हमारे 464 के अंदर दिखा हुआ है। और इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो फॉर्जरी, क्योंकि आप किसी सामने वाले इंसान को डिसीव कर रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट आकृति ने साइन किया है, जबकि वो मैंने साइन नहीं किया है। तो आप पहले फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उस फॉल्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके आप सामने वाले इंसान को डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, और आपकी इंटेंशन क्या थी, डिसऑनेस्ट थी, क्रिमिनल इंटेंशन थी, मैलिफाइड इंटेंशन थी, तो आप कर रहे हो फॉर्जरी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ग्रैंड स्केल फॉर्जरी की बात करें तो वो फील्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर में भी हो सकती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब फॉर्जरी एज एन आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट अपने आप में एक क्राइम माना जाता है जहां पे जो डिफेंडेंट है वो अनजस्टली अक्वायर करता है और इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों का पर्सनल डेटा इन सम वे दैट इट इन्वॉल्व्स फ्रॉड या फिर डिसेप्शन, टिपिकली फॉर बजेटरी गेन। इनिशियली इसका क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है बेसिकली जब आप डिसेप्टिव प्रैक्टिस करते हो और आप करते हो फॉर्जरी, तो आप क्या मानोगे कि ये अपने आप में आइडेंटिटी थेफ्ट है। तो बेसिकली जब आपकी इंटेंशन क्या है, हमें ये देखना जरूरी है जब हम फॉर्जरी की बात कर रहे हैं। तो इंटेंशन है अगर आपकी कि आप चीटिंग करना चाहते हो तो आप 468 के अंदर पनिशेबल होगे। अगर आपकी इंटेंशन है कि आप किसी को डैमेज कॉज करना चाहते हो, किसी को आप इंजरी कॉज करना चाहते हो, तो आप अकॉर्डिंगली पनिश्ड होगे। अगर आप किसी की रेपुटेशन को हार्म करना चाहते हो तो आप 469 के अंदर होगे। तो बेसिकली क्या देखना है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन तो है, बट अगर वो कपल्ड विद समथिंग एल्स है तो अकॉर्डिंगली वो एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर्जरी के अंदर आप पनिश्ड होगे, ठीक है। अब 465 बात करता है पेनल्टी क्या है, पनिशमेंट क्या है जब हम फॉर्जरी इन इंडिया की बात करते हैं। तो इस सेक्शन के हिसाब से फॉर्जरी इन इंडिया आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। अब ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो 463 क्या कहता है कि जब आप कोई भी पेपर फॉर्मेट को या फिर किसी भी कंप्यूटर रिकॉर्ड को, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को, आइडेंटिटी कार्ड को आप क्या करते हो, मिसयूज करते हो, और आप क्या करते हो, सामने वाला इंसान जो कि पब्लिक हो सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसके जो राइट्स हैं उसको इन्फ्रिंज करते हो, तो आपको सजा हो सकती है 2 साल तक की जेल और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये जो सेक्शन है ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस या फिर टेरिटरी, ठीक है। अब जो ऑफेंस लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कमिट किया जाता है आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी गिल्टी अंडर दिस कोड, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब एक केस पढ़ते हैं, एसएल गोस्वामी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बोला गया, फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है एक्स जो कि सिटीजन है ऑफ इंडिया, और अगर वो एक मर्डर करता है युगांडा में जाके, he can be tried and convicted of the murder in any place in India in any situation where he is found for further reference। तो बेसिकली अगर वो मर्डर करके युगांडा से वापस आ जाता है तो आप उसको ट्राई और कन्विक्ट कर सकते हो फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर कहीं पे भी जहां पे भी वो बंदा मिलता है।
तो अगर आपको याद हो, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ आईपीसी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वगैरह, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी ये पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अब 464 क्या कह रहा है कि जब आप फॉर्जरी करते हो, आप बनाते हो कोई झूठा डॉक्यूमेंट, तो बेसिकली अगर कोई भी बंदा कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है तो उसको आप 464 के अंदर पनिश करोगे। इट मस्ट बी मेड क्लियर दैट जहां पे आपका जो दिमाग है, जो आपकी इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, दैट इज अ इसेंशियल इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब क्या देखना है, शीला सेबेस्टियन वर्सेस आर जवाहराज के केस में क्या बोला गया कि मेकिंग एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट, अ पर्सन इज सेड टू मेक अ फेक या फिर इनवैलिड डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कब, जब वो बंदा फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करता है या फिर सील करता है या फिर उस डॉक्यूमेंट को टाई करता है, एडमिनिस्टर करता है, या फिर वो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में है, जो उसको पता है कि सच्चा नहीं है, या फिर वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर, कोई ऐसी रिपोर्ट के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप मारता है, या फिर ऐसी इमेज इंडिकेट करता है जहां पे ये दिखाई दे कि ये जो डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूट हुआ था बाय द लॉफुल अथॉरिटी, बट वो लॉफुल अथॉरिटी के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, इंटेंशन क्या है वो बहुत जरूरी है। इंटेंशन आपकी डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए, और आप सामने वाले को ये बिलीव करा रहे हो कि ये जो भी कुछ हुआ है ये बाय ऑथराइजेशन हुआ है, जिस बंदे की अथॉरिटी थी कि वो साइन कर पाए, सील कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, अफिक्स कर पाए, उसी बंदे ने ये किया, जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने बनाया था एक फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब क्या देखना है, पनिशमेंट हमारी दी गई है 465 के अंदर, जो कि है 2 साल तक की जेल या फिर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो ऑफ अ प्रोमिसरी नोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई का एक केस पढ़ना है, जहां पे क्या बोला गया, कोर्ट ने बोला जो टर्म है फॉर्जरी की एज यूज्ड इन द स्टैट्यूट, इट इज यूज्ड इन इट्स ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर एक्सेप्टेंस। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट फॉर्जरी, आपको सबसे पहले क्या समझना है कि सबसे पहले एक फॉल्स डॉक्यूमेंट का बनना जरूरी है, जो कि 464 के अंदर होता है। जब एक फॉल्स डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है और उसके साथ आप कपल कर देते हो कि आपकी इंटेंशन थी डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट, और आप सामने वाले इंसान को हार्म कॉज करना चाह रहे हो, इंजरी कॉज करना चाह रहे हो, और ये जो सामने वाला इंसान है ये कौन है, ये पब्लिक है या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जो कि सोसाइटी या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो क्या हो रहा है, आपका ऑफेंस हो रहा है ऑफ फॉर्जरी। ठीक है, तो बेसिकली 464 के अंदर क्या डिफाइन किया गया कि आप फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हो, बट वो अपने आप में पनिशेबल नहीं है। बट जब आप उस फॉल्स डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, जब आप किसी चीज को साइन कर रहे हो, सील कर रहे हो, स्टैंप लगा रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, और आपके पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, आप उस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ फॉर्जरी, जो कि 463 के अंदर है। बट अगर एक अक्यूज को पकड़ा जाता है जब वो एक डीड को साइन कर रहा है, और ऑफेंडर कैन बी डिक्लेयर्ड टू हैव बीन कॉट व्हेन द ऑफेंस हैड बीन गॉन एक्सीडिंग द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, जब वो एक्चुअली में साइन कर रहा है, वो ऑलरेडी अटेम्प्ट के मोड में आ गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पनिश कर सकते हो फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। देयरफॉर before the practice of signing of deed originates the making of the false document which prevails। और आपको क्या देखना है, बेसिकली आपको ये देखना है, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन गलत थी, तो यू विल बी गिल्टी अंडर 463। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक डुप्लीकेट की बनाते हो किसी भी ताले की, जब आपका इंटेंशन क्या है कि आप थेफ्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप पॉइजन प्रोक्योर करते हो क्योंकि आपका इंटेंशन है कि आप सामने वाले का मर्डर करना चाह रहे हो, तो मेयरली मेकिंग सच ए की, या फिर अगर आप इस चीज को आप क्या कर रहे हो, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो वो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अब क्या देखना है, सिमिलरली अगर आप प्रोक्योर कर रहे हो पॉइजन, वो अपने आप में ये नहीं बोल देगा कि आपने अटेम्प्ट किया है थेफ्ट का या फिर आपने अटेम्प्ट किया है मर्डर का। तो बेसिकली आपको क्या करना है, लॉ सिर्फ उसको पनिश कर रहा है जब वो बंदा अपनी इंटेंशन के साथ एक्ट कर देता है। बट आपको ये पता है प्रिपरेशन टू कमिट सर्टेन ऑफेंसेस, जैसे कि वेजिंग वॉर हो गया, डकैती हो गया, ये अपने आप में पनिशेबल ऑफेंसेस है। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जनरल रूल में, आप तब तक सामने वाले को पनिश नहीं करते हो जब तक वो अटेम्प्ट की स्टेज में नहीं आ जाता। अब आपको क्या याद रखना है, जब हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपका माइंड में आया
गिल्टी माइंड हुआ आपका, उसके बाद आपने प्रेपरेशन करी, तैयारी करी, उसके बाद आपने अटेम्प्ट किया और अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा तो हो गया अकम्प्लिशमेंट। तो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम को आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को याद नहीं है या फिर आप लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप लोग जाके इनिशियल लेक्चर्स देखो जहाँ पे हमने क्राइम के बारे में बात करी थी, स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्या है। जब हम बात कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर एंड राइटिंग, फॉर्जरी में बी क्लासिफाइड एज 3 फॉर्म्स। कौन से 3 फॉर्म्स हैं? जब आप कॉपी करते हो या स्टिम्युलेट करते हो, तो बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, किसी के भी सिग्नेचर्स को कॉपी करते हो या फिर जिस तरीके से वो इंसान लिखता है उसकी राइटिंग को कॉपी करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, या फिर उसके डिजाइन ऑफ लेटर्स को कॉपी करते हो, ब्रॉड फीचर्स को कॉपी करते हो, डिपेंडिंग अपॉन हिज एबिलिटी, प्रैक्टिस या कॉम्पिटेंसी। सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? अच्छा, पहले इसी फॉर्म में आपको क्या देखना है, अगर अटेम्प्ट है, इन most cases ends in a crude forgery. However, in some cases forger is competent enough to make a stimulation which at first sight may appear to be accurate and may be passed as a real one by those who compare in a जनरल आउटलाइन। जैसे कि आप किसी के सिग्नेचर्स को कॉपी कर रहे हो तो बेसिकली वो अगर पास ऑफ हो जाते हैं ओरिजिनल सिग्नेचर्स तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फॉर्जरी हुई है। ठीक है। सेकेंड है ट्रेस्ड फॉर्जरी। इसका क्या मतलब है, जब आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो उन एग्जैक्ट सिग्नेचर्स को। ट्रेस्ड फॉर्जरी कैसे होती है, जैसे कि अगर आप कार्बन कॉपी वाला पेपर यूज कर रहे हो और आप ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करके लाइट के थ्रू, स्कैनिंग इमेज के थ्रू एग्जैक्ट अगर आप सिग्नेचर्स को या फिर हैंडराइटिंग को कॉपी कर रहे हो तो हो गया ट्रेस्ड फॉर्जरी। फॉर्जरी बाय मेमोरी, बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सिग्नेचर को कॉपी कर रहे हो या फिर किसी की हैंडराइटिंग को कॉपी कर रहे हो, और ये आप कैसे कर रहे हो, मेंटल इंप्रेशन के थ्रू। जब आपने एक्चुअल राइटर को देखा था, आपने उसका मेंटल इंप्रेशन अपने दिमाग में बिठाया हुआ है और उस हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो दैट इज फॉर्जरी बाय मेमोरी। या फिर फॉर्जरी बाय इम्पर्सनेशन, जहां पे जो पर्सन है नियरली राइट्स और साइंस द नेम ऑफ अनदर पर्सन इन हिज ओन हैंडराइटिंग इन अ वेरी नॉर्मल मैनर rather than expressing himself to be some other person, जहां पे उसका किसी चीज के लिए मोटिव इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगा फॉर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन। ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसकी कुछ इलस्ट्रेशंस भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि अगर आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो तो ये अपने आप में बहुत ही सीरियस मैटर माना जाता है, बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है। तो किसी भी इंसान को आप इस चीज के लिए क्या करोगे, कन्विक्ट करोगे अगर ये किसी और चीज के साथ कपल किया जाता है। तो क्या देखने की बात है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो टू द क्वेश्चंस ऑन अ फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स डेटा टू अ कंपनी लेटरहेड विदाउट ऑथराइजेशन, आपके ऊपर केस लग सकता है, क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है। अगर आप किसी का सिग्नेचर फॉर्ज करते हो और सपोर्ट करते हो किसी भी चीज को, या फिर कोई ऑल्टरेशन करते हो रिकॉर्ड्स में, या फिर कोई रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय ही कर देते हो, तो उसके लिए भी आपकी क्या हो सकती है, क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है। अब रियल एस्टेट फॉर्जरी क्या होती है? अब रियल एस्टेट फॉर्जरी क्या होती है, ये आजकल बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो गई है, बहुत ही ज्यादा मिलती है। तो ये क्या होता है, जैसे जो होम ओनर है, जो भी बंदा घर का मालिक है, अगर कोई बंदा उसके सिग्नेचर्स को फॉर्ज कर लेता है प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर और क्या करता है, जो टाइटल है उसको अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेता है, तो ये रियल एस्टेट फॉर्जरी के अंदर आता है। आप लोग कई बार अपने सिविल सूट्स में देखोगे कि 2 लोग लड़ रहे होंगे इसी बात पे कि ये तो घर मेरा है, ये तो घर मेरा है। दोनों लोगों के पास टाइटल डीड होगी, दोनों लोगों के पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट होंगे। अब ऑब्वियसली एक घर है, वो 2 लोग के नाम तो हो नहीं सकता, तो किसी ना किसी का तो डॉक्यूमेंट फॉर्ज है ना, तो ये होती है रियल एस्टेट फॉर्जरी। या फिर आप लोग देखोगे कि 2 भाई या 2 बहनें लड़ रही हैं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, सिबलिंग लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि माँ बाप मेरे नाम पे विल करके गए हैं और दोनों के पास विल है, तो एक बंदे की तो विल फॉर्ज्ड है ना। सो इस तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है और उसको मिसयूज किया जाता है। तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट को जब आप क्रिएट कर रहे हो और आप उसको यूज कर रहे हो और साथ में आपने नोटराइजेशन भी कर दी है, तो ऑल दिस अमाउंट्स टू व्हाट, ऑल दिस अमाउंट्स टू फॉर्जरी। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, कई बार जब आप डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाओगे और वहां पे जाके आप अगर प्रैक्टिस करते हो या फिर आप वहां पे जाके ऑब्जर्व भी करोगे कोर्ट केसेस को, तो आप देखोगे कि एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर एक बंदे ने 4 बैंक से लोन लिया हुआ है।
तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सली क्रिएट कर रहा है। तो बैंक जो होता है वो क्या करता है, वो मानता है कि ये बंदा रियल होम ओनर है और वो पहली बार मेरे से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, होम लोन ले रहा है। बट आजकल जब हम फॉर्जरी की बात करें या फिर हम क्रिमिनल इंटेंशन की बात करें, तो एक बंदा है, एक प्रॉपर्टी के लिए उसने मल्टीपल बैंक से लोन लिया हुआ है और वो पैसे की हेर फेर कर रहा है, वो एम्बेजलमेंट कर रहा है। तो ये सब अपने आप में प्रॉपर्टी स्कैम्स में भी आ जाते हैं, जो अगर आप डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जाओगे आपको बहुत ही कॉमनली मिलेगी। तो यहाँ पे जब आप बैंक से लोन ले रहे हो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, सेम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके आप 4 बैंक से लोन ले रहे हो, तो आप कर रहे हो फॉल्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट, आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। और आपकी इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मेंस रिया है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, और आप वो इनोसेंट जो बैंक है आप उसको रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हो और खुद का फायदा करना चाहते हो। ऑल्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अब बात करते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है और उसके अंदर आप ऑल्ट्रेशन करते हो, कोई हेरा फेरी करते हो, तो ये अपने आप में एक व्हाइट कॉलर क्राइम माना जाता है। अब क्या होता है कि ये जो स्ट्रगल होता है ये इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर ही एक्चुअली ऐसी इलीगल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है। तो कभी कभी आप देखोगे कोई रिपोर्ट की एंट्रीज हैं वो मैच नहीं कर रही है प्रॉपरली। वो क्यों मैच नहीं कर रही है, क्योंकि लोगों ने उसमें हेरफेर कर दी है। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप किसी भी इन्वेस्टिगेटर की बात करें तो उसको क्या देखना पड़ेगा कि क्या हैंडराइटिंग सेम है या नहीं है, क्या सेम पेन को इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया हुआ। सो ये सारी चीजें होती हैं जहां पे आपकी अजम्पशन आती है कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है ये फॉल्स डॉक्यूमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है। अब ऑल्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ डेट्स, तो कितनी बार ऐसा होता है जो बर्थ ऑफ डेट्स है जो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट ही एग्जीक्यूट करता है ओनली विद इन द 5 इयर्स। जब आपको एंट्री होती है तो क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशंस होती हैं। बट क्या होता है कि नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा हेरा फेरी कर देते हैं और बर्थ ऑफ डेट में भी आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप लोगों को पता हो कि स्कूल के एडमिशन के लिए ही पेरेंट्स गलत डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं अपने बच्चे की, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली जब ऑल्ट्रेशन हो रही है इन डेट ऑफ बर्थ कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली विद इन 5 years of his entry into the government service with the sanction of a ministry या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट subject to subsequent conditions। कौन सी conditions है, prayer in this regard is made within the 5 years of his entry in the government service, या फिर क्लियरली असर्टन किया जा रहा है कि ये जेन्युइन और बोनाफाइड मिस्टेक अकर करी गई है, या फिर डेट ऑफ बर्थ सो मॉडिफाइड वुड नॉट मेक हिम इनकॉम्पिटेंट कि वो अपीयर कर पाए किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, यूपीएससी एग्जामिनेशन में जहां पे वो अपीयर किया था, और फॉर एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस ऑन द डेट ऑन विच ही फर्स्ट अपीयर्ड एट सच एग्जामिनेशन और ऑन द डेट ऑफ विच ही एंटर्ड इनटू द गवर्नमेंट सर्विस। अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरनाम सिंह के केस में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ऑब्जर्व किया कि विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट सर्विस जिन्होंने सर्विसेज को ज्वाइन किया है प्रायर टू 1979, द रिवीजन ऑफ डेट ऑफ बर्थ शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 1979। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इनऑर्डिनेट एंड अनएक्सप्लेन्ड डिले या फिर लैप्सेस, जहां पे लक्यूना है ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू सीक अननेसेसरी कनेक्शंस वुड अमाउंट टू रिफ्यूजल और रिलीफ टू हिम। और क्या बोला गया कि अगर रिस्पोंडेंट जो है वो करेक्शन सॉर्ट कर रहा है डेट ऑफ बर्थ में विद इन 5 years आफ्टर 1979, द अर्लियर डिले वुड नॉट हैव नॉन सूटेड हिम बट ही डिड नॉट सीक करेक्शन of the date of birth during the period of 5 years after incorporation of the note 5 of the fundamental rule 56 of 1979। तो जब हम फॉल्स डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना 464 में दिया हुआ है, और इसका मतलब है फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी। तो कोई भी बंदा अगर डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करता है, सील करता है, एग्जीक्यूट करता है, और वो क्या करता है, मेक करता है, डिस्पैच करता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, या फिर अफिक्स करता है अपने डिजिटल सिग्नेचर्स किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, या फिर कोई भी ऐसा मार्क जो इंडिकेट करता है कि इसको अथॉरिटी के साथ साइन किया गया है, अथॉरिटी के साथ इसको एग्जीक्यूट किया है, और उसकी इंटेंशन क्या है कि इस डॉक्यूमेंट को आप वैलिड मान के चलो, जबकि उसको पता है कि ये वैलिड नहीं है, उसको नॉलेज है कि ये एक्चुअली में उस बंदे के द्वारा साइन नहीं है जिसको करना था, तो वो क्या कर रहा है, वो ऑफेंस कर रहा है ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। अगर वो बंदा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बिना, जबकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है,
वो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कैंसिल कर देता है या फिर उस डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर देता है, उसमें हेरफेर करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर करता है, और जबकि उसको पता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, तो वो भी कर रहा है ऑफेंस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। थर्डली, अगर वो बंदा डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, किसी और बंदे से साइन कराता है, सील कराता है, एग्जीक्यूट कराता है या ऑल्टर कराता है ऐसा डॉक्यूमेंट, जो कि बंदा कौन था, जो कि बंदा ऐसा है जिसको नहीं पता कि इसका क्या रेपरकर्शन होगा, क्योंकि वो बंदा या तो अनसाउंड है, या तो वो बंदा माइनर है, या तो वो बंदा इंटॉक्सिकेटेड है, और उसको नहीं पता कि इसका एक्चुअली में रेपरकर्शन क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, देन ऑल्सो दैट पर्सन इज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि एक्स है, विदाउट बीज अथॉरिटी एक लेटर लिखता है और उसको साइन करता है बी के नाम में, और अपने आप को सर्टिफाइड टू एक्स कैरेक्टर्स एमिंग टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट अंडर जेड, उसके अंदर नौकरी लेने के लिए। तो एक्स ने क्या किया है, फॉर्जरी करी है, क्योंकि उसने डिसीव किया है जेड को, एक फॉल्स सर्टिफिकेट बनाया है जहां पे उसको क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि ये बी ने बनाया, जबकि वो बी ने नहीं बनाया है। तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है फॉर्जरी। A man's signature of his own name might amount to forgery. एक्सप्लेनेशन में दिया गया। मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, तो मेकिंग का क्या मतलब होता है, जब आप मैकेनिकल मतलब अगर मानो कि आप खुद से उसको बना रहे हो, इसेंशियल है दैट जो इंजीनियरिंग कर रहे हो आप उस डॉक्यूमेंट में, जो आप डिजाइन बना रहे हो उस डॉक्यूमेंट में, उसमें आप सामने वाले इंसान को अपनी मंशा को कम्युनिकेट कर रहे हो, जबकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी कि आप ये चीज कर पाओ। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प कर सकती है टू प्रूव ओरिजिनलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, या फिर नहीं है, वो चीज किससे पता चल सकती है, इंफॉर्मेशन से पता चल सकती है। अब अगर आप एडिशन कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंट में, अगर आप कोई टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें से आप आधी चीजें डिलीट कर देते हो, अगर हम एक वर्ड फाइल की बात करें, 5 पैराग्राफ थे, उसमें से आप बीच के 2 पैराग्राफ हटा देते हो। अगर किसी की कंप्लेंट थी, किसी औरत ने अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लिखी थी, आपने उसमें से 2 पैराग्राफ ही हटा दिए, या फिर आपने उसके अंदर कोई और कहानियां डाल दी, आपने कोई ऐसी चीजें डाल दी जो कि एक्चुअली में सच नहीं थी, तो वो क्या होगा, वो अपने आप में ऑल्ट्रेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है किसी डॉक्यूमेंट में। एग्जाम्पल के लिए, डेट या फिर अमाउंट ऑफ अ बिजनेस अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इफ ऑल्टर्ड या फिर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड बाय एडिशनल प्रॉपर्टी मनी, या फिर ऑल्टरिंग द अमाउंट ऑफ अ चेक फॉर फाइनेंशियल गेन, जैसे कि 10,000 रुपए का चेक को आपने 100 रुपए का कर दिया, या फिर 1 लाख का कर दिया, या फिर 10 लाख का कर दिया, तो ये अपने आप में फॉर्जरी होगा। ठीक है, अब मोती सिंह गंभीरन वर्सेस स्टेट का हम केस पढ़ते हैं। जब आपको फॉर्जरी ऑफ अटेस्टेशन प्रूव करनी है, फॉर द फॉलोइंग केसेस आर टू बी रेफर्ड, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें, अटेस्टेशन कैन अमाउंट टू फॉर्जरी, और एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि अगर आप साइन कर रहे हो या मेक कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को विदाउट इंडिकेटिंग, इट डज नॉट इंडिकेट टू बी मेड और साइन, जब वहां पे आप उसकी लॉफुल अथॉरिटी के बिना कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में फॉर्जरी हो सकती है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस सिंघीराम। फर्दरमोर इस केस में क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अगर उन्होंने इश्यू किया है एक फॉर्ज मार्कशीट टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 ओनली ऑन द कमांड ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो वो भी अपने आप में फॉर्जरी होगी। ठीक है, अब फॉर्जरी फ्रॉडुलेंट ऑल्टरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो 464 की है वो ये है कि एक बंदा अपना सिग्नेचर जब अपना नाम खुद से लिख रहा है, तो वो भी फॉर्जरी में हो सकता है, which can be explained through the given illustration. जैसे कि X signs his own name to a bill of exchange, aiming that it may be believed that the bill was drawn by another person to the same name, X has committed the offense of forgery. उसी नाम के किसी और बंदे को हो रहा होगा, तो वो भी अपने आप में फॉर्जरी को अमाउंट करेगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Z जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को उठाता है, पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अनदर पर्सन ऑफ द सेम नेम, Z इंडोर्स करता है द बिल इन हिज ओन नेम, इंटेंडिंग कि दूसरे बंदे को ये लगे कि इट वाज इंडोर्स्ड बाय द पर्सन टू हुज ऑर्डर इट वाज पेबल, Z had committed the offense of फॉर्जरी। तो बेसिकली इन दोनों एग्जांपल्स में आपको क्या समझ आ रहा है, अगर एक बंदा अपने ही सिग्नेचर को करता है, अपने ही नाम का, बट वो किसी और बंदे को बिलीव करते हुए कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट है, उसकी इंटेंशन है फ्रॉडुलेंट, तो वो कर रहा है फॉर्जरी। ठीक है, तो इंटेंशन जो है नॉट एसेंशियल कंपोनेंट कब बन जाती है, फ्रॉड एक डेलिब्रेट एक्ट है जहां पे रिजल्ट जो हो रहा है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कारण हो रहा है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो रहा है। जैसे कि ऑडिट में तो 2 टाइप की स्टेटमेंट्स जो कि रिलेट कर सकती हैं ऑडिटर के ओपिनियन को फ्रॉड के रिलेटेड, वो क्या हो सकती है, मिस स्टेटमेंट हो रहा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, या फिर मिस स्टेटमेंट हो रहा है कहीं पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट को लेकर।
तो क्या देखना है, अगर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है जो कि अकम्प्लिश करी जा रही है, आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जो कि किसी कंपनी की असेट लायबिलिटीज, फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, इनकम टैक्स, इन सब चीजों में अगर आप हेरफेर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में ऑल्टरेशन कर रहे हो, अकाउंट्स में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, या फिर आप मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, इंटेंशनली किसी चीज को ओमिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो भी आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो फ्रॉडुलेंट ऑल्टरेशन। तो बेसिकली अगर आप इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन कर रहे हो अकाउंट्स के अंदर, अगर आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, और आप अकाउंट्स के अंदर हेरा फेरी कर रहे हो, कोई चीज को डिस्क्लोज करना था वो नहीं कर रहे, जिस चीज को अमाउंट कुछ और था उसकी कुछ और हेरा फेरी कर रहे हो, तो भी आप कर रहे हो फ्रॉडुलेंट ऑल्टरेशन। तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि इस एटीट्यूड के साथ कुछ भी डिसऑनेस्ट एक्ट करता है, डेलिबरेट एक्ट करता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, दैट पर्सन विल आल्सो बी हेल्ड गिल्टी अंडर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। ठीक है, फ्रॉडुलेंट ऑल्टरेशन बहुत ही क्यों हो रही है, क्योंकि आप बहुत ही हायर इंसेंटिव या फिर प्रेशर है, या फिर कोई इंडिविजुअल जो है अगर वो फ्रॉड करना चाहता है कंपनी के अंदर, तब भी वो ऐसी ऑल्टरेशंस करते हैं। बेसिकली अकाउंट्स में हेराफेरी होना, डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें हेराफेरी होना, वो अपने आप में फ्रॉडुलेंट ऑल्टरेशन होगी। तो जब आपकी फॉर्जरी की इंटेंशन, डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड की कंपेयर करी जाए, तो क्या देखना है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी एंड फ्रॉड आर क्लासिफाइड एज व्हाइट कॉलर क्राइम्स। इनको व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हो, फॉर्जरी की बात कर रहे हो, फ्रॉड की बात कर रहे हो, तो बोलते हैं ये पढ़े लिखों का क्राइम है। व्हाइट कॉलर वाले लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ये करते हैं, वो लोग इंटेंशनली हेरा फेरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन करना है, तो इंटेंशन, डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट, प्रोसिक्यूटर एंड क्लेमेंट मस्ट प्रूव दैट द पर्पस कि इंटेंशन और कंडक्ट जो अक्यूज का था और प्रिजम्पशन है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर आनी चाहिए। बेसिकली डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। कॉन्सिक्वेंटली फॉर्जरी और फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये जो मैकेनिज्म है ये किस चीज के लिए है, अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो या फिर आप डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी कर रहे हो, ये बेसिकली आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप फ्रॉड करना चाहते हो। फ्रॉड को कैसे कमिट किया जाता है, फ्रॉड कैन बी डिफाइंड एज अ सर्टेन एक्टिविटी सच एज, आप चोरी कर रहे हो, पैसे की हेराफेरी कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, कैश लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, ब्राइबरी कर रहे हो, या फिर आप एम्बेजलमेंट कर रहे हो फंड्स की। तो बेसिकली फ्रॉड का क्या मतलब होता है, जब आप सामने वाले इंसान को धोखा देते हो अपने फायदे के लिए और उसको लॉस पहुंचाने के लिए, डिसीव कर रहे हो, डिसेप्शन कर रहे हो सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए और खुद का फायदा करने के लिए, तो आप कर रहे हो फ्रॉड। अब आपको क्या समझना है कि स्कोप क्या है इन दो का। सबसे पहले फॉल्सिफाइंग ऑफ अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स में झूठ फूट कर रहे हो या फिर आप ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो, किसी और से बनवा रहे हो जो कि फॉल्स एंट्री है, ऑल्टर कर रहे हो किसी चीज को, किसी भी हेरा फेरी कर रहे हो डॉक्यूमेंट में, तो वो फ्रॉडुलेंट ऑल्टरेशन होता है। अब हमको क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर्जरी क्या है। जब आप फॉर्जरी करते हो किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो 467 में, जब आप फॉर्जरी करते हो किसी विल की, तो 467 में, जब आप फॉर्जरी करते हो किसी कोर्ट रिकॉर्ड की या फिर किसी पब्लिक रजिस्टर की जहां पे बर्थ ऑफ डेट लिखी हुई है, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट, मैरिज की डिटेल लिखी हुई है, बरियल रिकॉर्ड लिखा हुआ है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट को रिलेटेड, किसी पावर ऑफ अटॉर्नी को रिलेटेड, तो 466। तो ये सब एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर्जरी हैं, जहां पे आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, और आप ये सारे क्राइम्स करना चाह रहे हो। तो एक बार इस फ्लो चार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। फॉर्जरी कर रहे हो किसी भी कोर्ट रिकॉर्ड में या फिर पब्लिक रजिस्टर में, तो आपको सजा हो सकती है अंडर सेक्शन 466, और कितनी सजा हो सकती है, 7 साल तक की सजा, जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में या फिर विल से या फिर किसी अथॉरिटी जहां पे आपको अडॉप्शन के लिए अथॉरिटी दी गई है एक्सेट्रा, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसको आपको रीड करना है 472 और 477 के साथ। 472 में हम लोग बात करते हैं जब आप काउंटरफीटिंग सील कर रहे हो और आपकी इंटेंशन क्या है, आप कुछ भी कमिट करना चाहते हो ऑफेंस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को लेके, विल को लेके, ठीक है। और 472 में हम क्या बात करते हैं, सॉरी 472 कर लिया, 477 में अगर आप फ्रॉडुलेंटली किसी भी विल को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, ठीक है।
अब 468 में आप क्या कर रहे हो, अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो क्योंकि आपका इंटेंशन है कि आप चीटिंग करना चाहते हो, तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप सामने वाले इंसान की रेप्यूटेशन को हर्ट करना चाहते हो, तो 469 के अंदर आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 470 के अंदर अगर आप फॉर्जरी करते हो किसी डॉक्यूमेंट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में होली या फिर पार्टली, तो 470 लगेगा। 471 में किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट को अगर आप इस्तेमाल करते हो एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, तो 471। अगर आप अकाउंट्स के अंदर फॉल्सिफिकेशन कर रहे हो तो 477 ए लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेकिंग या फिर पोजेसिंग कोई भी काउंटरफीट सील, और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप करना चाहते हो फॉर्जरी, तो आप किसी ऐसे ठप्पे को, सील क्या हो गया, ठप्पा, आप किसी ऐसे ठप्पे को काउंटरफीट कर रहे हो, बेसिकली जाली ठप्पा लेके आ रहे हो, जाली सील लेके आ रहे हो, और आपकी इंटेंशन है कि आप फॉर्जरी करना चाहते हो, तो आपको पनिशमेंट होगी 467 की। अगर ये बात है रिलेटेड टू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल या फिर अथॉरिटी टू अडॉप्ट, या फिर अगर किसी और चीज की है तो 473 के अंदर। अगर आप काउंटरफीट करते हो किसी भी मार्क को, किसी भी डिजाइन को, और आप क्या करना चाहते हो, कोई एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो आपको सजा होगी 467 475 में, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो 476 में। 467 में कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या समझना है, जो लीगल प्रोविजंस हैं जहां पे हम फॉर्ज कर रहे हैं कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को, कोई भी कोर्ट के रिकॉर्ड को, या फिर कोई भी पब्लिक रजिस्टर को, वो 466 के अंदर आता है। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी डॉक्यूमेंट को या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फॉर्ज करता है, और किसी भी रिकॉर्ड जो कि कोर्ट में इस्तेमाल किया जाए, रजिस्टर है बर्थ सर्टिफिकेट का, बैप्टिज्म का, मैरिज का, बरियल का, या फिर रजिस्टर है जो कि कोई सी पब्लिक सर्वेंट के पास है, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रख रहा है, जहां पे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी की बात हो रही है, अगर इन सब डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर पनिश होगा, और उसको कितनी सजा होगी, 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट जो कि बनाया गया है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, जिससे कि कोई सूट को डिफेंड किया जाए, या फिर किसी प्रोसीडिंग्स को, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग है, या फिर किसी जजमेंट के कन्फेशन के रिगार्डिंग है, तो उसको कितनी जेल हो सकती है, उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो 466 में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 466 में सबसे पहले कोर्ट का रिकॉर्ड है, प्लीडिंग्स है, रजिस्टर है बर्थ सर्टिफिकेट का, डेथ का, रीबर्थ का, मैरिज का, या फिर कोई भी ऐसा रजिस्टर जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट जो कि एक पब्लिक सर्वेंट इशू करता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी, या फिर ऐसी अथॉरिटी जिससे आप डिफेंड कर सकते हो किसी सूट को, अगर इनमें से किसी में भी फॉर्जरी हो रही है, देन यू आर गिल्टी अंडर सेक्शन 466। अब बात करें कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर आप कर रहे हो, यहाँ पे 467 आएगा स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर आप किसी भी विल के साथ हेर फेर करते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो, फॉर्जरी करते हो, और आपकी क्या, आप कोई ऐसा लीगल राइट क्रिएट करते हो जो एक्चुअली में नहीं था, या फिर एक्सटेंड करते हो, ट्रांसफर करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो, एक्सटिंग्विश करते हो, या रिलीज करते हो किसी ऐसे बंदे से जो कि अथॉरिटी में नहीं था, तो आप 467 के अंदर एक ऑफेंस कर रहे हो। पीएन परसर्थी एंड अदर्स वर्सेस श्रीनिवास राव, क्या बोला गया कि जो पर्सन फॉर्जरी कर रहा है हम उसको कितनी सजा देंगे, 2 साल तक की सजा देंगे, जो कि और फाइन विद बोथ सेक्शन 467, जो कि फॉर्जरी कर रहा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर विल में। अब जब हम 467 की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि पनिशमेंट जो दी गई है वो है पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक की। ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसे ट्राई कर सकता है। अब आप देखोगे कि इसकी सजा इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब आप किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ आप हेरफेर कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ हेरफेर कर रहे हो जो कि कोई विल है या फिर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो ये थोड़ी ग्रेव ऑफेंसेस माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे पनिशमेंट ज्यादा दी गई है। ठीक है, 467 बेसिकली वैल्यूएबल सिक्योरिटी की और विल की बात कर रहा है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है जहां पे आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप अडॉप्ट कर सको एक बच्चे को, या फिर अथॉरिटी दी गई है कि कोई आप मेक कर सको या ट्रांसफर कर सको कोई प्रिंसिपल सिक्योरिटी को या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, कोई इंटरेस्ट को, कोई डिविडेंड को,
तो या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जहां से आपको पैसा लेना देना हो रहा है, वहां पे अगर ये चीज हो रही है तो आपको सजा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा, और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो करूंगा चीटिंग, तो चीटिंग आप लोग पता है, हम लोग 415 में पढ़ के आए हैं, फॉर्जरी हम लोग पढ़ चुके हैं 463 में। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली आपकी इंटेंशन है कि मैं कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा और इवेंचुअली मैं किसी को चीट करना चाह रहा हूँ, मेरी इंटेंशन ये है, मैं सामने वाले इंसान को डिफ्रॉड करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो अंडर 468। अब डिस्टिंक्शन क्या है चीटिंग और फॉर्जरी का, वो क्या है कि चीटिंग के अंदर जो डिसेप्शन है वो ओरल है, ऑन द अदर हैंड जो फॉर्जरी है उसके अंदर आप एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बेसिकली आप फॉर्जरी कर रहे हो, वो फॉर्जरी है राइटिंग में, ठीक है। तो 468 कब अप्लाई करेगा, ओनली टू द केसेस जहां पे फॉर्जरी हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली फॉर्जरी कर रहे हो, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, और आपका इंटेंशन क्या है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजेशन चाहते हो, रिटेंशन चाहते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपका जो मोटिव है वो है कि मैं चीटिंग करूंगा, जिसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम लोग 415 420 में पढ़ के आ चुके हैं, तो आप 468 के अंदर गिल्टी हो गए। तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने फॉर्जरी करी, उनका इंटेंशन ये था, डिसऑनेस्ट था, फ्रॉडुलेंट था, और वो जो भी ये फॉर्जरी कर रहे थे, जो भी ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे थे, वो फॉर द फर्दर पर्पस था ऑफ चीटिंग। तो बेसिकली जब आपको कन्विक्शन करवानी है किसी की अंडर 468, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है ऑफ 463। फर्दर यही बात बोली गई है कौन से केस में, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस रविंद्रनाथ साहू 2002 के केस में भी यही बात बोली गई है। अब अगर आप किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करना चाहते हो और आप फॉर्जरी करते हो, तो आप गिल्टी होगे अंडर सेक्शन 469। तो बेसिकली कोई भी बंदा अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, उसके अंदर फॉर्जरी करता है और उसकी इंटेंशन है कि मैं सामने वाले की जो रेप्यूटेशन है उसको इंजरी पहुंचाना चाहता हूं, तो उसको सजा हो सकती है 3 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप ऐसे किसी फॉर्ज डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हो एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, तो आपको 471 के अंदर लाइबिलिटी होगी। अगर आपको पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, बट आप फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली इस डॉक्यूमेंट को एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट बिलीव करते हुए आप इसको कर रहे हो, तो आप गिल्टी होगे अंडर 471। शीला सेबेस्टियन वर्सेस आर जवाहरराज का केस है, वो हम लोग पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब फॉर्जरी है, आप उसके लिए सामने वाले को कब गिल्टी ठहराओगे, बेसिकली आप उस बंदे को गिल्टी नहीं ठहरा सकते जो बंदा मेकर नहीं है इस फॉल्स डॉक्यूमेंट का। कोर्ट ने ये भी बोला कि अनटिल एंड अनलेस सारे के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं और 463, और अगर आप कोर्ट सेटिस्फाई है कि सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, तभी आप किसी की कन्विक्शन कर सकते हो अंडर 465, जो कि पनिशमेंट वाला सेक्शन है। और आपको क्या करना है, आपको रिलाय करना है कि क्या यहाँ पे फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है या फिर नहीं किया गया, ठीक है। इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर, ये एक लैंडमार्क केस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि फॉल्स डॉक्यूमेंट कब होगा, जब आप कोई एग्जीक्यूट कर रहे हो डॉक्यूमेंट, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, किसी डॉक्यूमेंट को टैंपर कर रहे हो, ऑल्टरेशन कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आप सामने वाले को धोखा देना चाहते हो, डिसेप्शन कॉज करना चाहते हो, और जो उसके सेंसेस हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं होंगे क्योंकि वो आपकी बात को बिलीव करने लग जाएगा, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन फॉल्सिफाइड। इंटेंशन देखनी पड़नी जरूरी है उस चीज के लिए कि क्या आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी, क्या आपकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट थी, जब आप इस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर रहे थे, इस डॉक्यूमेंट को आप कर रहे थे फॉल्सिफाई, आप कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट या फिर मैन्युफैक्चर। क्लियरली जो डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन है इन द प्रेजेंट केस, इवन इफ इट इज टू बी बिलीव दैट ये डॉक्यूमेंट जो है किसी ऑथराइजेशन के अंदर बनाया गया है, तब भी आपको ये देखना है कि क्या उस बंदे के पास अथॉरिटी थी या फिर नहीं थी। सेकंड चीज आपको ये देखना है कि जो लीगल अथॉरिटी थी भी, तो क्या उस लीगल अथॉरिटी से उस डॉक्यूमेंट को ऑल्टर करा गया है इस तरीके से कि वो डॉक्यूमेंट फॉल्स बन जाए, वो डॉक्यूमेंट सच ना रहे, वो डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी हो जाए। इसी बेसिस पे आपको सामने वाले की पनिशमेंट को डिसाइड करना है।
थर्ड एंड फाइनल कंडीशन जो सेक्शन 464 की है, जब एक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो क्या देखना है, जो भी बंदा इस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है ड्यू टू हिज मेंटल कैपेसिटी, अगर उसको पता ही नहीं है कि इस चीज का क्या रेपरकशन होगा और आप ऐसे किसी इंसान के से वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हो, साइन करा रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब इंटेंशन टू डिफ्रॉड, ये अपने आप में इसका मतलब सेम नहीं है, इट इज नॉट सिनोनिमस टू इंटेंशन टू डिसीव। तो कोई भी बंदा अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या फिर कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाता है और उसकी डिजायर क्या है, उसकी इंटेंशन है कि वो किसी को इंजूरियसली डिसीव करना चाहता है, तो उसका वो मीन्स हो गया, उसका वो फाइनल ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है रिगार्डिंग द मैनर इन विच ऑल द अक्यूज्ड वर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्जरी, देन अपने आप में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, हमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रंजीत सिंह 1999 का केस देखना है। इसमें क्या बोला गया, इन दिस व्यू ऑफ द मैटर इट बाय द वर्च्यू ऑफ प्रिपेयरिंग अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट, जहां पे कोई भी कोर्ट को आप डिसीव कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि कोई जो डॉक्यूमेंट है वो उस बंदे ने बनाया है जो ऑथराइज था, जबकि वो बंदा ऑथराइज नहीं था टू बी रिलीज ऑन बेल, कुड बी रिलीज, देन अनक्वेश्चनेबली जो डैमेज है, इंजरी है, वो पब्लिक एट लार्ज को हुआ है, इसीलिए सब्सिक्वेंट डैमेजेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। सेक्शन 472 के अंदर अगर आप कोई भी सील बनाते हो, कोई भी प्लेट बनाते हो और आपकी इंटेंशन क्या है कि मैं तो फॉर्जरी कमिट करूंगा, अदरवाइज जो भी हम लोग 467 में पढ़ के आए हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑफेंस अंडर 472 और आपको सजा कितनी होगी, 7 साल तक की जेल और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 467 अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जहां पे आप किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर किसी अथॉरिटी या फिर किसी विल के साथ हेरफेर कर रहे थे। ठीक है, जो ये ऑफेंस है इसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, बेलेबल ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर सकता है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जब आप फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन कर देते हो या फिर डिस्ट्रक्शन कर देते हो किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का या फिर विल का, तो बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो ये जो ऑफेंस है इसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। ठीक है, ये जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इट स्टेट्स दैट कोई भी बंदा अगर फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली और उसकी इंटेंशन है कि वो डैमेज कॉज करना चाह रहा है पब्लिक को या फिर किसी इंडिविजुअल को, वो कैंसिल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या खराब कर देता है किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को जो कि विल है या फिर कोई अथॉरिटी है जिससे आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, तो उसको सजा हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की या फिर 7 साल तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब 477A किस चीज के बारे में बात कर रहा है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर आप किसी अकाउंट के लिए जहां पे आप क्लर्क हो, ऑफिसर हो या फिर सर्वेंट हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप अकाउंट्स को मैनेज करोगे, आपने गलत इंटेंशन के साथ विलफुली, आपकी इंटेंशन थी कि मैं सामने वाले को डिफ्रॉड करूंगा, आपने उन अकाउंट्स में हेरा फेरी करी, ऑल्टर करा, मर्ज कर दिया, फॉल्सिफाई कर दिया या फिर डिस्ट्रक्शन कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिया कोई भी पेपर को, राइटिंग को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, अकाउंट को जो कि उसके एम्प्लॉयर को बिलोंग करता था और आप थे वो क्लर्क या कोई भी ऑफिसर, या फिर आपने किसी और से कराया, आपने अबेटमेंट किया कि कोई और बंदा ये सब कुछ करे, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। अब इसमें आपको क्या सजा दी गई है, इसमें आपको सजा दी गई है 7 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बेसिकली जब आप बुक कीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अकाउंट्स मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंट्स को लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आप उसमें कोई हेरा फेरी करते हो, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और यहाँ पे आप बेसिकली इवेंचुअली आप कोई एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स भी कर सकते हो, पैसे की हेराफेरी भी कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है कि अपने आप में सफिशिएंट है कोई भी चार्ज अंडर दिस सेक्शन कि अगर आप जनरल इंटेंशन थी आपकी डिफ्रॉड करने की विदाउट नेमिंग एनी स्पेसिफिक पर्सन इंटेंडेड टू बी डिफ्रॉडेड एंड एनी स्पेसिफिक सम ऑफ मनी इंटेंडेड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ फ्रॉड, या फिर कोई भी सिलेक्टिव डे जहां पे आप ये ऑफेंस कमिट कर रहे हो। अब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि कोई भी बंदा जो है जो ये ऑफेंस कर रहा है वो क्लर्क था, सर्वेंट था या फिर ऑफिसर था, उसकी इंटेंशन थी खराब,
डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, विलफुल इंटेंशन थी डिफ्रॉड करने की, उसने डिस्ट्रॉय करा या फिर ऑल्टर करा या फिर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पेपरों में हेरा फेरी करी जो कि उसके मालिक के थे, जो कि उसके एम्प्लॉयर के थे। अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब आपको पढ़ना है 2011 का ये केस, टैनकर लू वर्सेस पेंडकवरया। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या रूल करा कि नॉलेज ओवर एंड फॉल्सिफाइंग द डॉक्यूमेंट्स अपने आप में एसेंशियल है जब आप किसी की लाइबिलिटी को असर्टन करोगे इसमें। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या बोला, एम्फसाइज किया कि एलिमेंट ऑफ नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम किसी को फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए, कोई स्पेसिफिक अकाउंट के लिए हम लोग फाइनेंशियल एडवांटेज हो रही है, वो सामने वाले को डिफ्रॉड कर रहा है, उसके लिए हम उसको कन्विक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 पढ़ा और हमने बात करी डॉक्यूमेंट्स के वाले ऑफेंसेस की। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो तो 463, और फॉर्जरी कैसे कर रहे हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के कर रहे हो 464, फॉर्जरी की पनिशमेंट कहाँ है 465, अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो किसी कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ या फिर पब्लिक रजिस्टर के साथ 466, 467 में आप किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर बिल के साथ अगर फॉर्जरी कर रहे हो, 468 में आप फॉर्जरी कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, 469 में आप फॉर्जरी कर रहे हो क्योंकि आप सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म करना चाहते हो, 470 में आप फॉर्जरी कर रहे हो डॉक्यूमेंट की या फिर ई रिकॉर्ड की। ठीक है, और जो आपने फॉर्जरी करी है 470 में, उस डॉक्यूमेंट को आप एज जेन्युइन यूज करते हो, एज जेन्युइन यूज करते हो जब आपको पता है कि वो फॉर्ज्ड है। 472 में आप क्या करते हो, मेक करते हो या पोजेस करते हो कोई काउंटरफीट सील। ओके, अब ये भी अगर कोई भी ऑफेंस जो कि आप 467 वाला करना चाह रहे हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर बिल वाला, 473 में मेक करते हो, पोजेस करते हो काउंटरफीट सील अदरवाइज देन वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाला। 474 में आपको पोजेशन है किसी डॉक्यूमेंट की जब आपको पता है कि ये फॉर्ज्ड है और आप इसको एज जेन्युइन इस्तेमाल करते हो। 475 में आप काउंटरफीट डिवाइस की या फिर मार्क को इस्तेमाल करते हो एज ऑथेंटिक। ओके, 476 में अगर आप किसी भी इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो अदर देन 476 वाले 467 वाले जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी और बिल वाले हैं। 477 में आप क्या कर रहे हो, किसी भी विल को आप डिस्ट्रॉय कर देते हो या फिर कैंसिल कर देते हो। ठीक है, 477A में आप क्या कर रहे हो, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ओके, अकाउंट्स में हेराफेरी कर रहे हो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी, ऑफेंसेस करी डॉक्यूमेंट्स के वाले, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाले। हमने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है। हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की बात भी करी और आईपीसी में भी ये कहाँ डिफाइंड है वो डिस्कस करा। फॉर्जरी के रिलेटेड हम लोगों ने सारे सेक्शंस पढ़े, एग्रीवेटेड फॉर्म्स भी पढ़े। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को डाउनलोड करनी है पीडब्ल्यू की ऐप, उसके बाद लॉ सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको करना है आईपी फाउंडेशन बैच सिलेक्ट और उसके बाद आप लोगों को करना है आईपीसी सिलेक्ट। आईपीसी सिलेक्ट करने के बाद आप लोग मेरे ये लेक्चर्स दोबारा देख सकते हो और आप लोग डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो कि क्विज के फॉर्म में होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो। क्लास नोट्स भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे लॉ वाला की तरफ से। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अपनी लॉ की तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।